बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ट्वीट किया और अपनी हुकूमत को मुबारकबाद दी कि इकॉनमी के हवाले से उनका जो गोल रहा उसको वो अचीव करते अब आहिस्ता आहिस्ता दिखाई दे रहे हैं। इसको अपनी हुकूमत की सक्सेस भी उन्होंने करार दिया कि जो GDP है ग्रोथ ऑफ 5.37% वो ट्वीट में उन्होंने बताई है मालियाती साल 2020 और 2021 की। फिर ब्लूमबर्ग के हवाले से और द इकोनॉमिस्ट के हवाले से भी हम देख रहे हैं इन रिपोर्ट्स पे, इन सर्विस पे हुकूमती वज़रा बात करते दिखाई दे रहे हैं कि वो भी अब पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए जो एफर्ट्स हैं उनको एक्नॉलेज करते दिखाई देते हैं। साथ ही साथ इस पर तनकीद भी हो रही है। और तनकीद क्यों हो रही है? क्योंकि ये सब कुछ जो नया GDP आपको रेट बताया जा रहा है कि 5.37% है या 5.57% है, वो क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि ये रीबेस किया गया है, यानी कि जो बेस ईयर है उसको तब्दील किया गया है। पहले 2005-2006 बेस ईयर था, अब 2015-2016 है। वैसे अगर देखा जाए तो इकोनॉमीज़ में जितनी भी ग्रोथ है या कुछ भी अगर कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आती हैं तो पीरियडिकली बेस ईयर को तब्दील किया जाता है। लेकिन अभी PMLN की तरफ से और साबिक जो वज़ीर ख़जाना हमारे रहे हैं इसहाक डार की तरफ से भी उन्होंने भी कहा कि ये हुकूमत ने इसलिए किया है क्योंकि उनको समझ आ गई है कि इकोनॉमी को लेकर तनकीद उन पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए इसके अलावा या ये स्टैटिस्टिक्स या ये फिगर्स दिखाने के अलावा हुकूमत के पास कोई और चारा नहीं था। एक तो इस पे बात करेंगे। दूसरी जो बहस कुछ अरसे से, बल्कि हर दौर में यूँ कहना चाहिए कि पाकिस्तान में होती रही है, वो ये कि क्या पार्लिमानी निज़ाम होना चाहिए या सदारती निज़ाम होना चाहिए। इस बार फिर से सदारती निज़ाम के हक़ में एक मुहिम हमें चलती हुई दिखाई दी जा रही है, चाहे वो सोशल मीडिया पर बात करें और फिर बढ़ते बढ़ते उसकी बाज़गश्त जो है वो कौमी असम्बली तक, पार्लिमान तक पहुँच गई, जहाँ SN इकबाल साहब उन्होंने भी बात की और ये कहा कि ये कहीं ना कहीं से ऑब्वियसली ऐसी ख्वाहिश है या ये हुकूमत की तरफ से उन्होंने कहा कि ये डिबेट जनरेट की गई है और वो ये चाहते हैं क्योंकि जब से हुकूमत आई थी तो शायद इनको यही लगता था कि इमरान खान साहब इस मुल्क के आखिरी वज़ीर आज़म होने चाहिए और उसके बाद मुल्क को सदारती निज़ाम पर चलाना चाहिए। तो क्या वाकई इसमें कुछ हकीकत है या ये सिर्फ़ और सिर्फ ख्वाहिशात पर मबनी एक बहस है जो इस वक्त मुल्क के सियासी निज़ाम में जन्म ले चुकी है? इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। कुछ और भी मौज़ूआत हैं, स्पेशली EVM को लेकर कुछ चीज़ें सामने आई हैं, उस पर भी जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में हसन खावर साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PTI के एंड स्पोक्स पर्सन हैं आप पंजाब हुकूमत के। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PMLN के। अब्बासी साहब आपका भी शुक्रिया। और सेनेटर ससी पलेजो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं। ससी साहब आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद, शुक्रिया। पहले तो हसन खावर साहब, ये बेस ईयर तब्दील करने की जिस पे ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म हो रहा है कि 3.9 से फिर 5.5 और फिर बेस ईयर तब्दील करके 5.57% जो है वो बताया जा रहा है, इसको तब्दील करने की ज़रूरत आखिर क्यों हुई? देखिए, एक बात तो वाज़े कर लें कि अगर आप रीबेसिंग को इस डिस्कशन से निकाल दें, ठीक है, तो तब भी हमारी जो ग्रोथ थी वो 5.37% एस्टिमेट की गई है। और उसकी वजह ये है कि ये प्रोविजनल एस्टिमेट्स थे। जो पिछला एस्टिमेट आया था आखिरी क्वार्टर के अंदर, हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर की बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, जिसकी वजह से 5.37% हमारी ग्रोथ है, जो कि 14 साल में सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ है। रीबेसिंग के ऊपर अब आते हैं और रीबेसिंग के साथ ये मज़ीद बढ़ के 5.5% हो जाती है। रीबेसिंग के ऊपर जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनको ना तो इकनॉमिक्स का पता है, ना उनको पता है कि रीबेसिंग क्या होती है। ठीक है, रीबेसिंग जो है ये एक पीरियोडिक एक अमल है जो इकोनॉमीज़ में होता है। बड़े अरसे से ये प्लान था और हर 10 साल के बाद भी हो जाए। अब तो एक्चुअली इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स इतनी जल्दी चेंज हो रहे हैं कि रीबेसिंग और भी जल्दी होनी चाहिए। और यूजुअली ये कहा जाता है कि अगर आपको असल स्टैटिस्टिक्स पता चलाने हैं तो जल्दी करना चाहिए, जैसे आपने कहा। बट इसहाक डार साहब को मैं सुन रही थी, वो कहते हैं कि अब क्यों ये हुकूमत को, इस वजह से क्योंकि पता है कि अगला इलेक्शन ईयर है और वहाँ जाके मायूसी होगी और स्टैटिस्टिक्स इस काबिल नहीं है कि लोगों को दिखाए जा सकें। तो उनसे कहें कि आप पुरानी बेस के नंबर्स देख लें। देखें, अगर नहीं रीबेसिंग के नंबर पसंद आ रहे, ठीक है, अगर उनको लगता है कि इमरान खान और उनकी हुकूमत जो है रीबेसिंग इसलिए कर रही है, तो पुरानी बेस के नंबर्स देख लें, उस पर क्या कहेंगे। 5.37 ग्रोथ तो है। और मैं आपको बताऊं कि ये तो हम पहले से कह रहे हैं। लोग सारी बात जो है हम शुरू से कह रहे हैं कि आप गाड़ियों की ऑफ टेक देखें, आप कंज्यूमर गुड्स की ऑफ टेक देखें,
इलेक्ट्रिसिटी की ऑफ टेक देखें, फ्यूल की ऑफ टेक देखें, ये सारे इंडिकेटर्स बता रहे थे कि इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है। वही जब एस्टिमेट्स पूरे साल के आए हैं तो बात क्लियर हो गई है कि 5.37% हमारी ग्रोथ है। तो ये एक्चुअली इट इज़ इन लाइन विद व्हाट वी विटनेस इन द मार्केट्स। ठीक है, इसमें कोई ना हमें पहले शक था ना आज था। सो रीबेसिंग को हटा दें, बेस ईयर तब्दील नहीं भी होता तो भी आप कह रहे हैं स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो बड़े अच्छे थे। अब एक और ऑब्वियसली इस पे डिबेट है, उस पर मैं बाद में आऊंगी, लेकिन पहले जावेद अब्बासी साहब, पीएम साहब ने भी ये बताया, और ऑब्वियसली अगर बेस ईयर तब्दील किया भी, वैसे तो कहते हैं कि इकोनॉमी में करना चाहिए और ज्यादा जल्दी करना चाहिए ताकि एक्चुअल जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो आपके सामने आए। बट अगर इनके आदादो शुमार आपको पसंद नहीं आ रहे, जैसे कि हसन खाबर साहब ने कहा, तो अगर हम पीएमएलएन का भी देखें कि ये रीबेसिंग के बाद जो पीएमएलएन के दौर में 5.78% 17-18 में जो जीडीपी थी, जो ग्रोथ रेट था, वो 6.1% जीडीपी ग्रोथ हो गई है। तो आप लोगों की भी इस पे बढ़ी है, यानी अगर इनकी बढ़ी है तो फिर माजी की आपकी हुकूमत की भी जो ग्रोथ रेट है उसको बढ़ा के दिखाया गया, वो भी बढ़ जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, जब से ये हुकूमत आई है, इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए हैं, वज़ीर आज़म बने हैं, सबसे बड़ा इशू इस मुल्क में इकानमी का था। सबसे बड़ा इशू था कि किस तरह कीमतों को कंट्रोल रखा जाए, किस तरह डॉलर को कंट्रोल रखा जाए, किस तरह जो गरीब लोग हैं उनकी ज़िंदगियों में आसानी पैदा की जाए, किस तरह हमारी इन्वेस्टमेंट जो है बाहरून ममालिक से आए या पाकिस्तान के अंदर कोई प्रोजेक्ट लगे ताकि लोगों को नौकरियां मिल सके, किस तरह कीमतों को रोक सके, किस तरह इस मुल्क की ग्रोथ बढ़ा सकें। किसी एक शोबे में भी कोई कामयाबी नहीं हुई और बड़ी बुरी तरह हम नाकाम हुए। मैं वो भी ताने नहीं दूंगा कि IMF के पास क्यों गए थे, मैं ये ताने नहीं दूंगा कि इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आई थी, मैं ये ताने भी नहीं दूंगा यार एक साल बाद एक फाइनेंस मिनिस्टर बदलते हैं और सारा इल्जाम उसको देते हैं। मैं ये ताने भी नहीं दूंगा कि FBR के चेयरमैन कितने बदले और आज चेयरमैन क्या कह रहे हैं। लेकिन अगर आज कॉमन मैन से आप पूछें, वो जो इनका वोटर था, वो जो इनका सपोर्टर था, जिसने इनके लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, वो आज इनको डिफेंड करने में नाकाम है, वो शर्मा रहे हैं, वो शर्मिंदा है कि हमने इस पार्टी के लिए जो इन्होंने ख्वाब हमें दिखाए थे, जो इन्होंने कहा था कि इस मुल्क की इकानमी हम बेहतर करेंगे, नौकरियां आपको देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, बाहर से लोग आकर यहाँ जॉब करेंगे, वो पूरी तरह ये अपने सारे प्रोग्रामों में नाकाम हो गए। मैं गवर्नेंस के इशू पे अभी बात नहीं कर रहा, इकानमी में भी आप अंदाजा करेंगे, यहाँ IMF के मुलाजिम है जो इस वक्त इस मुल्क की इकानमी चला रहे हैं। यहाँ स्टेट बैंक का सिलेंडर कर दिया इन्होंने IMF के कहने पर। आप बिजली की कीमत देख लें, आप गैस की कीमत देख लें, आप दवाइयों की कीमत देख लें, आप चीनी की कीमत देख लें, आप पेट्रोलियम की कीमत देख लें। कॉमन मैन पिस के मर गया है। वो इस वक्त इस काबिल ही नहीं है कि खरीदारी कर सके, वो इस काबिल ही नहीं है कि अपने बच्चों को एजुकेशन दिला सके, वो इस काबिल ही नहीं है कि अपने वालिदैन का किसी सरकारी या किसी निजी अस्पताल में इलाज करवा सके। ये महंगाई की आप बात कर रहे हैं, बट अगेन वही बात आ जाती है, फिर ये जो मैक्रो इंडिकेटर्स जो हैं वो इतने अच्छे बताए जाते हैं और आ रहे हैं, और सर्वेज भी हैं और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, जिनका वज़ीर आज़म साहब भी जिक्र कर रहे थे, ब्लूमबर्ग को देख लें, द इकोनॉमिस्ट को देख लें, तो फिर ये मैक्रो इंडिकेटर्स इतने पॉजिटिव क्यों हैं? सादिया आजाद साहब, आप जानती हैं, आप इस शहर में रहती हैं, इस शहर को आप जानती हैं, लोगों को जानती हैं। मेहरबानी करके अपनी टीम यहाँ बाहर भेजें, लोग आपको बहुत मिलते हैं, कोई एक आदमी भी मुतमईन है। अगर मुल्क की इकानमी ठीक हो, अगर ग्रोथ ठीक हो, अगर इन्वेस्टमेंट, मैं आपकी बात से इस हद तक जरूर एग्री करती हूँ। हमने लोगों में जाके शोज किए हैं, महंगाई पे शोज किए हैं। लोग महंगाई की वजह से, ऑब्वियसली कोई ये नहीं कहता कि हाँ जी महंगाई नहीं है, सब ये कहते हैं कि बहुत महंगाई है, तंग हैं लोग, आटे की कीमत पे, चीनी पे, दालों पे बात करेंगे। मूविंग ऑन, मैं आती हूँ उस पर, अब्बासी साहब थोड़ी डिटेल में बात करेंगे इस पे जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ससी पलेजो साहब आपसे भी जानना चाहूंगी कि ये इंडिकेटर्स हमें अच्छे बताए जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स ये इमरान खान साहब उनकी हुकूमत बता रही है, जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं वो भी इसी के हक में हैं। और फिर एक चीज़ जो एनर्जी मिनिस्टर हमाद अजहर साहब ने खुद माना है, उन्होंने तस्लीम किया है कि हाँ, जो सैलरीड क्लास है, जो तनख्वाहदार तबका है, उनके लिए मुश्किलात बढ़ी हैं, लेकिन साथ साथ होप भी देते हैं। आपको लगता है कि चीजें 5-6 महीने में तब्दील हो जाएंगी महंगाई के हवाले से? अभी जो इंटरनेशनल जो सोर्सेस की बात हो रही थी, तो दी इकोनॉमिस्ट को ही हम देख लें
तो जैसे खान साहब और उनकी कैबिनेट मेंबर्स बार बार ये कहते हैं कि सबसे सस्ता मुल्क है, लेकिन रीजन के हवाले से तो क्या आदि इकनॉमिस्ट ने तो कहा है कि महंगाई के शरह के हिसाब से तो तीसरे नंबर पे पाकिस्तान आ रहा है। और फिर ये कि अभी जो बहरान जो ग़िज़ाई किल्लत का सामने दो मुई अज़दा की तरह खड़ा दिखाई देता है, और ख़ास तौर दवाइयों के हवाले से जो अभी मिनी बजट के बाद जो 200% यानी आपके ब्लड प्रेशर से लेकर कोलेस्ट्रॉल, ये भी तो आम लोगों की यानी दस्तर से भी बाहर हो गई ना। अब आपका बिल्कुल चैनल अवामी है और आपने प्रोग्राम किए भी हैं सादिया, हम देखते हैं रोडों पर, रस्तों पर भी, और यही होना चाहिए एक इंटरेक्टिव या सरकारी टीवी की तरह नहीं कि वन साइडेड ब्रॉडकास्ट हो। तो 92 जाता भी आवाम में, तो आप माइक लेकर अभी भी चले जाएं तो आपको हर दूसरा नहीं, आपको हर बंदा ये कहता हुआ दिखाई देगा कि भाई जो सूरत हाल थी वो तो खराब। अब जो मिनी बजट के बाद जो है, यानी आपको 150 चीजों पे डायरेक्ट टैक्स, फिर सेल्स टैक्स के हवाले से फिर हम देखते हैं कि जो आपके 350 कहीं तो उसका गजब वो उठाएगा ना, फिर पेट्रोलियम की अभी, फिर बिजली की अभी हाल ही में इस हफ्ते जो प्राइसेस बढ़ी हैं, ये तो कमर बिल्कुल पहले से टूटी हुई है। फिर आबादगार, मैं भी छोटी बड़ी आबादगार हूँ, मुझे पता है कि कितने मसाले होते हैं। उन्होंने कहा कि भाई आम लोगों पर ये कोई टैक्स और मिनी बजट नहीं, आपके बच्चे के दूध से लेकर आपके जो फर्टिलाइजर तो अब नापैद हो चुका है ही नहीं मार्केट में, लेकिन आपकी जो भी दूसरी भी जो है पैदावारी, जो ज़राअत पैदावारी हवाले से जो चीजें हैं, उस पर भी जो है टैक्स पहले से भी थे। अब तो यानी आपका किसान भी अज़ाब में, आपका भट्टा मजदूर भी, सिर्फ जो है ये कंस्ट्रक्शन या प्रॉपर्टी डीलर्स का तो मुल्क नहीं है ना, जाहिर बात है आपका जो आम बंदा है वो तो ये महंगाई की ये रीबेसिंग या जो है आपके एडजस्टमेंट या आपके 2005 से लेकर यहाँ तक वो होता रहता है, वो अलग बात है, लेकिन क्या जमीनी हकायक इस वक्त क्या बता रहे हैं? क्या ये शोर शराबा जो आपकी पार्लियामेंट, जो अवाम का मैंडेट धांधलियों के बावजूद भी एक तगड़ी अपोजिशन बैठी है और खुद उनके लोग जो पीटीआई के मेंबर से वो दुआएं दे रहे हैं कि पीटीआई, राइट, गॉट योर पॉइंट। मैं अब आपने सरसी साहिबा और जो अब्बासी साहब ने बात की, जी 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 मुकम्मल कर लीजिए। हाँ, मैं बस ये सादिया कि पीटीआई जो अभी हारी है इतने मामला करने के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो आपके वो भी बिल्कुल सही है, वो भी उनके केपीके के वज़ीरा ये कहते हैं कि महंगाई उसका सबब बनी है कि बड़ी वजह, राइट, पॉइंट वेल टेकन। अब दो चीजें हैं, आपने भी कहा, बासी साहब ने भी कहा, और मैंने उससे आपके कहे बगैर ही मैंने उस पे पहले बात कर दी और मैंने अग्री किया, क्योंकि हम लोग खुद जब अवाम में हमारी टीम जाती है तो यही होते हैं। हसन खाबर साहब, अब एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, इकॉनमी बड़ी अच्छी हो रही है, ये फिगर्स, ये नंबर्स अपनी जगह पर, अवाम में आप जाते हैं तो आई एम श्योर आपको भी लोग ये कहते होंगे कि भाई गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, बिजली बढ़ गई है, फ्यूल की कीमतें बढ़ गई हैं। अब्बासी साहब ने भी ये कहा, सस्ती पलेजो साहिबा ने भी कहा, आपके ट्रेजरी बेंचेस के लोग पार्लियामान के अंदर ये बात करते हैं। तो ये जो नंबर्स हैं जो आप लोग हमें बताते हैं उसमें और जो सोसाइटी के अंदर ये परसेप्शन है, क्यों इतना फ़र्क है? नहीं है फ़र्क। देखें, पहले कुछ ज़रा आप बड़ी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, महंगाई अपनी जगह, महंगाई की बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ग्रोथ की बात हुई 5.37%, रेवेन्यूज़ जो हैं PMLN की गवर्नमेंट 3.8 ट्रिलियन पे छोड़ के गई, हम 6000 अरब से ऊपर लेके जा रहे हैं। एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड सतह पे हैं, IT एक्सपोर्ट्स डबल हो गई हैं, तरसीलाते ज़र रेमिटेंसेस 20 अरब डॉलर पे छोड़ के गए, हम 31 अरब डॉलर पे लेके जा रहे हैं। कोई ऐसा इंडिकेटर है जो ऊपर ना जा रहा हो? अच्छा, अब इस चीज़ को, ये तो हमारे नंबर है, हुकूमत दे रही है, ऑथेंटिकेटेड नंबर्स, वर्ल्ड बैंक मानता है, इकोनॉमिस्ट इसकी बात कर रहा है, ब्लूमबर्ग इसकी बात कर रहा है, तो अब कहाँ से इनको नंबर ला के दें? मसला इनका सिर्फ ये है कि क्योंकि इस वक्त इनको पता है कि दुनिया में इन्फ्लेशन थी, और आपको पता है कि अमेरिका में 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया, यूके में 30 साल का टूट गया, जर्मनी में 28 साल का टूट गया। ये कोई पाकिस्तान स्पेसिफिक इशू तो नहीं है। अब इनका जो बयानिया था वो करते 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 सिर्फ एक वो जो ग्लोबल वेव है वहाँ तक रह गई है। अच्छा। और ये दुआएं और ये सैलरी क्लास के इफेक्ट होने का भी जिक्र वो यही करते हैं कि भाई इंटरनेशनल जो कमोडिटीज हैं वो बढ़ गई। देखें, दो बातें, ज्यादातर लोग हैं, मैं खुद सैलरी क्लास से हूँ, हर कोई है, बहुत सारे सब पे फर्क पड़ा है, ये मेरी पूरी टीम जो है, देखिए बिल्कुल हर एक पे पड़ता है, मेरे पे पड़ा, आप पे पड़ा, इन सब पे पड़ा। दो वजूहात थी इन्फ्लेशन की, एक ये थी कि जो ग्लोबल आपकी कमोडिटी प्राइसेस में इंक्रीज था, दूसरा डिवैल्यूएशन थी। क्यों करनी पड़ी डिवैल्यूएशन? आपने कहा ना कि इनके दौर में जो तरक्की हुई थी वो तरक्की क्या थी? अब्बासी साहब ने कहा कि इनको आते ही सबसे बड़ा मसला, वो खुद कह रहे हैं, इकोनॉमी का था। क्यों था आते ही इकोनॉमी का मसला?
क्योंकि ग्रोथ का नंबर ऊपर ले जाने के लिए इन्होंने अपने फॉरेक्स रिजर्व जो थे डॉलर को उन्होंने आर्टिफिशियली होल्ड किया, धड़ाधड़ पैसे खर्च किए। 7 अरब डॉलर के ऊपर फॉरेक्स रिजर्व थे जो आज बाद में आई थिंक मिफ्ता इस्माइल साहब मान भी गए थे। माने, बिल्कुल माने। जो इनमें से जिस बंदे को इकोनॉमी का पता है वो तो मानेगा ना ये बात। तो उस वजह से तो एक डिवैल्यूएशन जो इनका किया धरा, दूसरा ग्लोबल इशू। जैसे ही ये मसला, ये वेव नीचे जाएगी, अब ये दुआएं मांग रहे हैं कि किसी तरह ये वेव नीचे ना जाए, क्योंकि फिर ये क्या बात करेंगे। हर जगह पे तो नॉकआउट हो गए हैं। एक बात रह गई इन्फ्लेशन की, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह नीचे जाएगी। और जहाँ पे इन्फ्लेशन कम नहीं हो सकती, अच्छा वैसे ऑपोजिशन है चाहे वो उतनी पाकिस्तानी, आप कह रहे हैं ये दुआ कर रहे हैं कि कोविड वेव नीचे ना जाए। कोविड नहीं, महंगाई की बात कर रहा हूँ, महंगाई की बात कर रहा हूँ। कोविड की वजह से ना कोविड जाएगी तो आप कहते हैं कि जी महंगाई भी खत्म हो जाएगी। क्या बात रह जाएगी? आप मुझे बताएं, आपने इन दोनों की बातें सुन ली, महंगाई के अलावा कोई बात है करने वाली? चलें आते हैं वापस एक और चीज़ जिस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन है, बहुत ज़्यादा डिबेट है, और वो अब ख्वाहिश है या क्या है, या वाकई कहीं ना कहीं इसके लिए कोशिशें हो गई हैं जिस पे अपोजिशन की आज पार्लियामान में भी तनकीद होती रही। वो ये कि इस मुल्क में सदारती निज़ाम होना चाहिए। क्या माजी में हमने ये चीज़ें नहीं देखी? क्या पहले एक्सपीरियंस नहीं किया जो एक बार फिर से हम ये तजुर्बा करना चाहते हैं? और आखिर इसके अवामिल क्या हैं, मुहर्रिकात क्या हैं कि ये डिबेट हो रही है? बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। सदारती निज़ाम की बाज़गश्त आज पार्लियामान में भी सुनने को मिली। एहसन इकबाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने आज क्या बात कही, ज़रा सुनाइएगा। जो आज पाकिस्तान में सदारती निज़ाम की बात करते हैं वो बताएं कि जितना सदारती निज़ाम पाकिस्तान ने भुगता है शायद इस खित्ते में किसी और मुल्क ने नहीं भुगता है। सदारती निज़ामों ने क्या दिया है, हमारा आधा पाकिस्तान का टुकड़ा हमसे अलहदा करा दिया। सदारती निज़ाम एक डिक्टेटर पैदा करता है जो पाकिस्तान के लिए किसी भी लिहाज से मौजू नहीं है। हम एक वफाक हैं, हमारे छोटे सूबे हैं, उनकी महरूमी के पेश नजर इस किस्म की बातें करना लोगों में आइन के हवाले से तजस्सुस या तहफ़्फ़ुज़ात पैदा करना मुल्क के मफाद के खिलाफ है। अच्छा, अब सवाल ये है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो आपको याद होगा आगाज़ में ही सदारती निज़ाम की ऐसे लगता था एक मुहिम चलाई जा रही है, और अब जब अगले साल इलेक्शन हैं तो एक बार फिर से ऐसा ही लग रहा है कि वाकई एक कैंपेन इस वक्त भी चलाई जा रही है। अब पार्लियामान में भी उस पर बात हो रही है, अपोजिशन की तनकीद भी जारी है। पहले तो अब्बासी साहब मुझे बताएं कि हमने 8 साल ज़ियाउल हक के, याहिया खान, अयूब खान, फिर मुशर्रफ का दौर, ये चीज़ें देख ली हैं, तजुर्बे हो गए हैं। सो अभी दोबारा से ये डिबेट होना, क्या वजह क्या नजर आती है? कहीं ना कहीं दिस इज ओनली टू टेस्ट द वाटर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सादिया साहब आपने रेज किया है। थैंकफुल टू यू कि ये बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान की आवाम को पता चलना चाहिए कि ये सवाल बार बार आता क्यों है। 2 काम आप देखें कि बड़े तवातर के साथ इस मुल्क में हो रहे हैं। एक, पार्लियामान से लोगों का यकीन उठाने के लिए हर तरह के इकदाम हो रहे हैं। उसमें कुछ कसूर सियासी जमातों का भी मैं समझता हूँ कि हुकूमत का भी है, और बाकियों को भी सोचना चाहिए कि अगर हर रोज कोरम टूटेगा, लेजिस्लेशन नहीं होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, एक दूसरे को गाली देंगे, तो ये लोग सवाल पूछते हैं कि क्या इस जमहूरियत में गाली देने के अलावा, एक दूसरे को इल्जाम लगाने के अलावा, एक दूसरे को बुरा भला कहने के अलावा भी असम्बलियों में काम हो रहा है। तो ये पिछले 3.5 सालों से बड़ा तवातर के साथ ये देखा जा रहा है, जो बड़ी बदकिस्मती है कि जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन था, जिसे मदर ऑफ द इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं पार्लियामेंट से, उसके लोगों से न सिर्फ उसकी तवज्जो हटाना बल्कि लोगों की बददिली पैदा करना उस अदारे के बारे में कि वहां कुछ नहीं हो रहा और लड़ाइयां हो रही हैं और अदम रोज कोरम पूरा नहीं हो रहा, जो सच्चाई की तरफ भी है। और दूसरा, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन वाइड डॉक्यूमेंट था इस पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जो मुतफिका आइन दिया गया था कौम में। बाकी कई चीजों पे 18th अमेंडमेंट में जरूर हम बहुत सारी चीजों पे आगे हुए हैं, लेकिन 1973 का वो कॉन्स्टिट्यूशन था जो पहले 56 और आपने देखा 62 के बाद जो बड़ा कंसेंसस डॉक्यूमेंट पैदा किया गया, जो बड़ा मुश्किल था, बड़ी मेहनत की गई है
कि इस मुल्क को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से याद किया गया। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी निज़ाम होगा, वज़ीर आज़म होगा, उसकी कैबिनेट होगी और सारा निज़ाम जो आज राइज है। अब जब भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आया, प्रेसिडेंट आए, आप बताएं कि मुल्क को नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है? हमारी मेरी तवज्जो के मुताबिक या मेरी सोच के मुताबिक हमेशा मुल्क को नुकसान हुआ है, कोई बड़ा फायदा नहीं हो सका। लिहाजा आप ये एक नई बहस करना, ये हो नहीं सकेगा। ये पाकिस्तान की मौजूदगी में कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ, कोई गैर आईनी इक़दाम हो जाए और उसके बाद इस निज़ाम को लाया जाए, उसका क्या तरीका होगा उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं अपने तौर पर समझता हूँ कि ये जमहूरियत के खिलाफ एक साजिश हो रही है, बड़ी गहरी साजिश है, बड़ी सोची समझी साजिश है, जिसका नुकसान न सिर्फ सियासी जमातों को होगा, न सिर्फ सियासी पार्टियों होगा, इस मुल्क के लोग इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करेंगे। हमारे यहाँ जमहूरी रवायात कोई बड़ी दरख्शा नहीं है, बड़ी मुश्किलात हुई है जमहूरियत को चलाने में, जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं, बड़ी मैं कहता हूँ कि इसके लिए शायद ही इतनी बड़ी किसी मुल्क ने कैंपेन चलाई हो, कुर्बानियां दी हो जितनी पाकिस्तान ने जमहूरियत के लिए दी गई है। लेकिन आज कुछ सालों बाद ये ऐसे सवालात उठते हैं जो जिसके लिए सोचना चाहिए। इमरान खान साहब खुद बाहर निकल कर इसका जवाब देते। उन्हें वो कुछ ताकतों से उनका ख्याल है कि जिस तरह रशिया में है या चाइना में है या टर्की में है, आप कहते हैं साजिश हो रही है, बट ये मुझे लगता है कि साजिश का फायदा फिर किसको पहुंचाने के लिए ही हो रहा है? सारी आप दोबारा सदारती निजाम के हामी हैं खान साहब, चाहते हैं। मैं कह रही हूँ साजिश का फिर फायदा किसको? बकौल आपके साजिश है तो किसको फायदा पहुंचाने के लिए? देखिए, मैंने आपके सामने सारा केस रखा है। इमरान खान साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उन्हें बाहर निकल कर उनकी पार्टी को अभी तक उन्होंने इस बारे में कोई बड़ी राय नहीं ली। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं और बड़ी खुल के कहते हैं और इसकी कंडेम करते हैं, जो सोच सोची जा रही है या जोर देकर बात करते कि ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। इमरान खान साहब के करीबी साथी भी ये बात करते हैं कि ये निज़ाम बड़ा अच्छा है, ये डिलीवर कर सकता है। जिस तरह कुछ ममालिक वो मिसाल देते हैं कि उन ममालिक में ये निज़ाम है तो बड़ा खुशउस्लूबी से मुझे बताएं, ठीक है, अब शशि पलेजो साहिबा, चले मैं इस पे भी बात कर लेंगे कि ये निज़ाम डिलीवर कर सकता है कि नहीं कर सकता। बट शशि पलेजो साहिबा, आपको क्या लगता है? ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस के खिलाफ रही है हमेशा से। नून लीग पे आप डिबेट कर सकते हैं कि माजी में उनकी क्या अप्रोच थी इस चीज़ को लेकर या क्या है, बट पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ रहा है। सो अभी इस डिबेट का होना आपको क्या लगता है कि क्यों हो रहा है? अगर वाकई सदारती निज़ाम लाना भी है तो दैट श्योरली मीन्स कि आपने जमहूरियत की बिसात लपेटनी है, आपने पार्लियामान को ख़त्म करना है, तो क्या उसके लिए कोई ना कोई चीज़ इस वक्त हो रही है? सादिया, ये हकीकत है कि दुनिया में मुख्तलिफ तर्ज हुकूमत हैं, लेकिन हमारे यहाँ सूबाई इकाइयाँ हैं जो गुलदस्ता है पाकिस्तान का, और पार्लियामानी निज़ाम पर सारे बाशऊर और ज़ीशऊर सियासी जो हकीकी सियासी लोग हैं, जो रेल जेल देखी हुई है, सबका एक इत्तेफाक रहा और ये कंसेंसस के साथ जो आइन आया। अब बात यह है कि ये जो थिंक टैंक्स हैं, जो वक्तन फ़वक्तन वो फैसले थिंक टैंक ने नहीं करने, फैसले पार्लियामेंट ने करने हैं। दूसरी चीज़ ये है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में मसला नहीं है, मसला वहाँ जो मेजॉरिटी लेकर जो हुकूमत चलाने वाले हाथ आते हैं, जहन आते हैं, मसला उनका है। ताकत का मंबा अगर वो समझते हैं कि पार्लियामेंट के बजाय जहाँ नित नए सारे आपके सूबाई इकाइयों की नुमाइंदगी होती है और सूबों की हकीकी जो खदोखाल और जो उनका है स्ट्रक्चर और पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें और लोग वहाँ की उनका तशख़्ख़ुस लैंग्वेजेस, अब ये है कि वो तो एक तरफ हो जाती है ना सदारती उसमें। अब सदारती चीज़ें मेजॉरिटी के फैसलों से भागने की बात है, या तो 2/3 मेजॉरिटी क्योंकि नहीं मिलती, अब वो हर फैसला तो किसी के दिल और रूह के मुताबिक नहीं होता ना। पाकिस्तान है, वहाँ एक आइन के मुताबिक आपने चलना है, इलेक्शन में जाना है, पार्लियामेंट के लिए अवाम ने वो फैसले करने हैं। तो सदारती, मैं नहीं कहती कि ये कोई खुदा न खास्ता ये चीज़ है ही नहीं, दुनिया में है सिस्टम जो है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम देख रहे हैं, अमेरिका है, टर्की है, दूसरे भी है। पाकिस्तान जिस नौयत की सियासत और मिजाज जो रहा है, फिर आइन ने डायरेक्शन जो दी है, उसमें
बड़े ही मसाइल हैं, अभी भी हैं, इसको पार्लियामेंट्री सिस्टम ही चला सकता है। अब थिंक टैंक में रिटायर्ड हमारे साहिबान बैठे हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि हमें सिर्फ जो है शॉर्ट टर्म या इडाकिज्म पे चीजें नहीं चलानी, लॉन्ग टर्म में हमें न सिर्फ पाकिस्तान में जो इंटरनल मामला है उसको एड्रेस करना है, हमें दुनिया के सामने भी के हवाले से भी हमारे लिए जो चैलेंजेस हैं उसको भी हम सबको कलेक्टिव विजडम के साथ 100% न सही लेकिन अच्छी खासी आपके सूबों में जो भी नुमाइंदगी है, जो कैपिटल में लोग बैठे हैं, आपका गिलगित बल्तिस्तान भी है, आपके दूसरी भी लोग हैं, आपको उनके रूह और मिजाज के मुताबिक तो सारे फैसले दाखिली तो नहीं होते, खुदा न खास्ता अभी भी चैलेंजेस है पाकिस्तान को, कल और भी मसाइल बढ़ जाता है। अच्छा, ये जो आपने बात की, ठीक है, ये जो आपने बात कही कि कोई भी निज़ाम हो, ये बात दुरुस्त है हसन खावर साहब कि निज़ाम कोई भी हो, वो उस निज़ाम को चलाने वाले लोग जो हैं वो मैटर करते हैं। अगर हम सदारती निज़ाम की बात कर लें, जैसे मैंने कहा कि मुशर्रफ हो गए, ज़ियाउल हक हो गए, याह्या खान, अयूब खान, ये भी लोग हैं। फिर दूसरी तरफ फारूक लगारी भी थे, वो एक मजबूत सदर थे, एक हुकूमत घर भी भेजी लेकिन आइन मुअत्तल नहीं किया, उन्होंने इस तरीके से सदारती निज़ाम नाफिज नहीं किया। गुलाम इसहाक खान ने 2 हुकूमतें घर भेजी, फिर जरदारी साहब भी आए, उन्होंने तो पार्लियामान को तोड़ने का इख्तियार ही ख़त्म कर दिया जो सदर के पास था। सो आपको वाकई लगता है कि ये पार्लिमानी निज़ाम का ही मसला है, वो नहीं डिलीवर कर रहा, ये इसलिए ये डिबेट्स होना शुरू हो जाते हैं हमारे मुल्क में? देखें, जिन हम मिसालों का हवाला दे रहे हैं ना, वो तो हम कह रहे हैं डिक्टेटरशिप वर्सेस डेमोक्रेसी। दुनिया भर में जो जमहूरी ममालिक हैं वो अपनी मर्ज़ी से एक मॉडल का इंतखाब करते हैं। कुछ दुनिया में ममालिक वेस्टमिनिस्टर मॉडल पे चले गए, जिस तरह हमारा मुल्क है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, कुछ मुल्क प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे चले गए, वहाँ वो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं। उस चीज़ को आइन में एग्री कर दिया गया। आइन पाकिस्तान का जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम प्रिस्क्राइब करता है। अगर पाकिस्तान के अवाम इकट्ठे होकर ये सोचेंगे हमें कोई और सिस्टम चाहिए, आइन में तरमीम कर लें, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आए, उसके अंदर भी पार्लियामेंट होती है। वैसे ये मामला जो है वो आइन में तरमीम वाला है नहीं, यू विल नीड टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर दिस। जी, ये भी एक राय है। दस्तूर साज असेंबली लानी पड़ेगी कि आप आइन की बिल्कुल ही जो एक खदोखाल है तमाम तब्दील कर दें, निज़ाम ही तब्दील कर दें। मैंने इंटरप्रिटेशन ये भी पढ़ी है, लेकिन जो भी कानूनदान कहते हैं, जो भी तरीकाकार है वो एक तरीकाकार वजह है। अभी पार्लियामेंट्री फॉर्म चल रहा है और मेरे ख्याल में पार्लियामेंट्री फॉर्म बड़ा अच्छा चल रहा है, क्योंकि जो लोग करप्ट थे, जो लोग परफॉर्म नहीं करते थे, वो हमने देखा कि वो सिस्टम से वीड आउट हो चुके हैं, इसीलिए उनको जमहूरियत के खिलाफ साजिशें नजर आ रही हैं, क्योंकि वो पार नहीं है। अब्बासी साहब ने कहा ये साजिश हो रही है, इसीलिए साजिश है ना। और इमरान खान साहब भी उन्होंने कहा इसके हक में हैं, उसके हामी हैं। मुस्लिम लीग नून को हर वो सिस्टम साजिश नज़र आएगा जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होंगे, शरीफ ख़ानदान के हाथ में हुकूमत नहीं होगी, तो वो हर चीज़ साजिश है। पार्लियामेंट्री फॉर्म बेहतरीन चल रहा है, इन्होंने लोगों को वीड आउट भी किया है सिस्टम ने। मुझे अच्छा, वैसे अब्बासी साहब की बात थोड़ी सजेशन जो है वो कि वज़ीर आज़म साहब आएँ, वो तो वैसे ट्वीट कर दें, उनके पैगाम आ जाते हैं, रिकॉर्डेड पैगाम, लाइव पैगाम, किसी इंटरव्यू में बात कर सकते हैं कि सदारती निज़ाम वो मुल्क में नहीं चाहते, वो इसके हामी नहीं है, वो चाहते हैं कि पार्लिमानी निज़ाम ही रहे। प्रपोजल का हमसे ताल्लुक क्या है? ये नहीं कि अफवाहों के ऊपर आप जाते हैं। सारी जो इशारे वो आप लोगों की तरफ ही तो जाते हैं। इशारे कौन कर रहा है ये बताएं ना। साहब ने जो बात की है वो समझे, वो कह रहे हैं साहब ये कह रहे हैं एक साजिश है और कोई ऐसा प्रपोजल, जिनको फायदा है वो देखें। कोई ऐसा प्रपोजल पीटीआई से नहीं आया, ये सारा हवाई बातें हैं। बेहतरीन सिस्टम तो आज पार्लियामान में फिर वो एहसन इकबाल साहब को क्या कहने की जरूरत पड़ी कि पीटीआई करवा रही है? देखें, एहसन इकबाल साहब से पूछने वाली बात है, आपने सुनी है कोई स्टेटमेंट? खान साहब की सुनी है, कैबिनेट मेंबर की सुनी है, कोई कह रहा है प्रेसिडेंशियल सिस्टम चाहिए? आपको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है ये चीजें ऐसे नहीं होती कि स्टेटमेंट्स दी जाए और खुल के बयान दिए जाए। नहीं, कोई ऐसी बात जो चीज होनी होती है उनके लिए कोशिशें हो जाती हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे कह रहा हूँ कि जो आईनी चीज़ है हम उसके हक में हैं, किसी गैर आईनी मॉडल या तरमीम या इस तरह के फ्रेमवर्क के हक में ना मैं हूँ, ना हमारे लीडर्स हैं, ना इमरान खान साहब है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। चलें अब्बासी साहब, ये तो मामला ही ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा पार्लिमानी निज़ाम है, बड़ा अच्छा चल रहा है और हमने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है और खुद इनके वज़रा, पूरी हुकूमत, पूरी पीटीआई जो है वो इसके हक में पार्लिमानी निज़ाम के सदारती। मैं नहीं कह रहा, मैं शक भी नहीं करना चाह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि खावर साहब के लिए मुझे बड़ा एहतराम है। मैं ये कह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब छोटी छोटी बातों पे ट्वीट करते हैं, रोज अपने जो उनके स्पोक्समैन है या मीडिया के लोगों को आपको यकीन तभी आएगा जब वो ट्वीट करेंगे। हम लगाओ, अब कुछ और बातें करते हैं।
इस पर भी खुल के उनकी तरफ से जवाब आना चाहिए था कि नहीं, पार्लिमानी निजाम बहुत अच्छा है, ये निजाम बड़ा अच्छा काम कर रहा है, इसी निजाम को हमने सबने आगे लेके जाना है, और ये अफवाहें हैं और ये साजिश है और इसको हम किसी तौर पर आगे नहीं जाने देंगे। तो ये अच्छी बात हो सकती है। अभी तक फवाद साहब स्पोक्समैन इस हुकूमत की छोटी छोटी बातों पर अगर किसी की बकरी भी चोरी हो जाए तो वो भी मुस्लिम लीग नून या पीपल पार्टी को इल्जाम देने के लिए आ जाते हैं टीवी पे। इस पर भी आकर खुल के बात करें ताकि आप लोगों की क्लैरिटी पहुंचे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक पोजीशन ले चुकी है, बाकी सियासी जमातें एक पोजीशन ले चुकी हैं। आप भी मेहरबानी करके एक पोजीशन ले ताकि कौम को पता चल सके। लेकिन सादिया साहिबा, आप जानते हैं कि ये बातें वैसे नहीं होती, ये बातें हसान साहब कुछ कहना चाह मैं ये कह रहा हूँ, पहले तो मैं ये बात बता दूं जावेद भाई को कि बकरियां नहीं चोरी करते, इनके लीडर जो है बकरियां नहीं चोरी करते, ऐसे 16 अरब से बकरियां नहीं खरीदी जाती। दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट का आपने जिक्र किया कि खान साहब ट्वीट करें। अगर खान साहब ने जो ये ट्वीट की है इकॉनमी पे, अगर आप उनकी ट्वीट चाहते हैं, अगर आप मानते हैं कि उनकी ट्वीट इकॉनमी में ठीक है तो अगली ट्वीट पे जाते हैं। अगर ट्वीट का मान जाए ना उनकी ट्वीट ही तो की है इकॉनमी पे, वो कह रहे हैं हम नहीं मानते, वो नहीं मानेंगे, लेकिन अगर वो अपनी मर्जी की ट्वीट माने जो है वो दे दें, फिर आपको ट्विटर हैंडल दे देते हैं, फिर आप मैनेज कर लें प्राइम मिनिस्टर का। जो ट्वीट कर रहे हैं वो तो मान जाए ना। चले ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेने दें, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे सदारती निज़ाम के हवाले से कि कहीं ना कहीं ऐसी डिबेट्स होती हैं और एक और पाकिस्तान में हमेशा से, क्योंकि माजी ऐसा रहा है, हिस्ट्री उठाकर देख लें कि हमेशा उन हुकूमतों की बात रही या ये परसेप्शन एक बन चुका है कि जिनके साथ इस्टेब्लिशमेंट होती है वो हुकूमत में आते हैं या वो रूल करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमती कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद ऐसे बयानात देते हैं कि जिससे एक कंट्रोवर्सी जो है वो खड़ी हो जाती है। पिछले दिनों DGISPR को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहना पड़ा कि हम जो हैं वो इस तरीके से किसी एक जमात को ना सपोर्ट करते हैं, ना किसी के साथ कोई डील कर रहे हैं, ना ऐसा कुछ है, तो फ़ौज को मत घसीटा करें सियासत के अंदर। हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं शेख रशीद साहब, उन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि इमरान खान साहब के हाथ पर जो है, सर पे जो है वो हाथ है इस्टेब्लिशमेंट का। अब उन्होंने कहा कि उनको ये कहा गया कि इसकी तरदीद कर दें, लेकिन वो ये तरदीद नहीं कर रहे, वो अपनी बात पर कायम है। ज़रा उनका बयान पहले सुना दें। आज मुझे कहा गया कि मैं इसकी तरदीद कर रहा, मैं नहीं कर रहा। गवर्नमेंट और इमरान खान बेवकूफो, यानी एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान एक पेज पे है। छोटी मोटी टुक टक लगी रहती है, हल्की फुल्की मौसीकी, पक्का राग नहीं कोई गा रहा, मगर हल्की फुल्की मौसीकी। मगर शेख साहब, सारे गामा पादे नीसा का मतलब ये नहीं कि कोई ठुस होने जा रहा है, कोई ठुस नहीं होने जा रहा। पहले तो हसान साहब, ये इस किस्म के बयानात की जरूरत क्यों पड़ती है कि भाई इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, एक पेज पे हैं, कुछ नहीं हो रहा? देखिए, उसकी वजह यह है कि बयानिया एक बनाया जा रहा था कि जैसे रियासती इदारों के अंदर कोई इख्तलाफात हैं, इस बयानिया का जवाब दिया। और देखें, मैं आपको बताऊं कि अपोजिशन की ना अभी तक पिछले 3.5 साल उठा के देख लें, मासूम ख्वाहिशात इनकी हैं। कभी ये चाहते हैं कि इत्तेहादियों से हमारी लड़ाई हो जाए, कभी ये चाहते हैं कि इदारों के बीच में कोई फूट पड़ जाए, कोई अपना कैंपेन, अपने से तो इनके लॉन्ग मार्च नहीं होता है, उसकी तारीखें देते हैं। तो ये जब इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं तो इसलिए DGISPR को भी ये बात करनी पड़ेगी। DGISPR ने कहा मत लाएं फौज को सियासत में, इस तरह के बयान नहीं आने चाहिए, बट आपके वजीर दाखिला जो हैं वो फिर वही बात करते हैं। नहीं, देखिए, चॉइस ऑफ वर्ड्स में इख्तलाफ हो सकता है। बात यह है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिशमेंट, तमाम इदारे एक पेज पे हैं, होने चाहिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए ज़रूरी है, एक स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है, यही बात है। तो चॉइस ऑफ वर्ड्स कोई भी आप कर सकते हैं। तो चॉइस ऑफ वर्ड्स से आप बासी साहब उनके इख्तलाफ कर लें, लेकिन ये आप लोग या पीपल्स पार्टी जब ये बयानिया वो कहते हैं कि बनाती है कि लड़ाई हो जाए इत्तेहादियों से, या इसके ख्वाहिशमंद होते हैं जो हैं ये लड़ पड़े, उन्होंने कहा इसलिए ये बताना ज़रूरी होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक पेज वाली बात तब होती है, हर काम करने से पहले कहते हैं कि ये हम एक पेज, भाई आपको पेज पे होने की जरूरत नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव के नीचे है सारे इदारे। आप हर रोज ये क्यों साबित करते हैं कि वो आपके साथ है? अगर आप मुल्क के वजीर आजम हैं
और आपकी पार्लियामेंट आपकी में अक्सरियत आपके पास है, हुकूमत आपकी है, तो आपको कहना चाहिए। इन्होंने कभी कहा है कि जुडिशरी मेरे साथ है? कभी इन्होंने किसी और अदारे का नाम दिया? इन्होंने एक अदारे को बार बार कहना, ये बात ठीक नहीं है। मेरी नजर में सादिया साहबा, शेख रशीद ने वो पोल खोल दिया इमरान खान साहब और इसकी जमात का, वो हशर कर दिया है जो आप पिछले 3.25 साल से हम कह रहे थे। हम कह रहे थे, अपोजिशन ये बार बार कह रही थी कि हुकूमत बेसाखियों अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताएं, कह रही थी कि इसको किसी और ने काम किया हुआ है। वैसे बयानात को तो आप इतना सीरियसली लेते नहीं है, इस वाले को इतनी संजीदगी से कैसे ले लिया? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं स्पेशली कभी भी नहीं लिया और ना भी अभी भी लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये बात उन्होंने जो कही है वो कहा उन्होंने क्या है? अच्छा। उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत नहीं है, किसी ने कायम की हुई है। उन्होंने कहा है इमरान खान को अक्सरियत नहीं मिली, किसी ने दी हुई है। उन्होंने कहा कि मनी बजट इमरान ने नहीं पास करवाया, किसी ने पास करवाया है। शेख रशीद साहब ने कहा कि ये जो अभी लॉ पास हुआ है स्टेट बैंक वाला, ये किसी के पास हुआ ना, इमरान खान साहब के पास अक्सरियत का है, उनके ऊपर तो हाथ है, उस हाथ की वजह से सारा कुछ हो रहा है। तो वो जो बात अपोजिशन बार बार कह रही थी, अपोजिशन कह रही थी, वो शेख रशीद साहब ने ना सिर्फ कंफर्म किया बल्कि एंडोर्स किया। मेरा यकीन था कि वजीर आज़म साहब एक्शन लेंगे, वो कहेंगे आप मेरी कैबिनेट के वजीर हैं, आप ऐसी बातें करते हैं, आपने मेरे ऊपर वजीर आज़म साहब आपको लगता है शेख रशीद के खिलाफ एक्शन लेंगे? कोई नहीं, असल है सिर्फ इनके ऊपर हाथ है। तो मेरा ख्याल है कि शेख रशीद साहब ने इस हुकूमत का अच्छा, लेकिन जो है ना, अच्छा क्विकली हसन साहब, वैसे उन्होंने कहा कि मुझे तरदीद के लिए कहा गया लेकिन मैं नहीं कर रहा था। किसने कहा था? लेकिन तरदीद के, मैं तो कह रहा हूँ कि तमाम इदारे पेज के ऊपर हैं। ये जो बात अगर वो बयान दे दिया था और इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं थी तो फिर उनको तरदीद के लिए क्यों कहा गया? तो किसने कहा? मुझे नहीं पता किसने कहा। साहब कह रहे हैं मुझे तो कहा गया तरदीद कर दे, मैं नहीं कर रहा। नहीं, कुछ लोगों ने कह दिया होगा कि लोग इसको मिसकंस्ट्रू कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको मतलब बता रहा हूँ कि इदारे एक पेज में होंगे तो मुल्क चलता है। अगर सब इदारे मुख्तलिफ डायरेक्शन में जाएंगे तो मुल्क कैसे आगे जाएगा? अच्छा ससी पलेजो साहब, एक बात बताइए, पिछले दिनों जरदारी साहब का एक बयान आया था, हमने गालिबन प्रोग्राम में चलाया भी था उस वक्त, अगर अभी हुआ तो चला देंगे, लेकिन उसमें वो ये बात कर रहे हैं कि मुझे लोग बुलाते हैं, उनका लोग, अब ये आप ही बताएंगे कौन लोग है, वो मुझे बुलाते हैं और कहते हैं कि आइए हमारे साथ बैठिए, मुल्क कैसे चलाना है आगे, उसका कोई फॉर्मूला बनाते हैं बैठ के, और मैं उनको कहता हूं कि बनाएंगे लेकिन उस वक्त करेंगे, पहले इनको चलता करो, पहले इस हुकूमत को घर भेजो। तो जब इस तरीके की बातें आती हैं, शायद इन्हीं की तरफ हसन साहब इशारा कर रहे हैं कि फिर हमें बताना पड़ता है कि ऐसा कुछ नहीं है। सादिया प्लीज मुझे मौका दीजिएगा। देखें, उन्होंने ये नहीं कहा कि बुलाते हैं, पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी जमात है, ज़ाहिरी बात है, और आसिफ अली जरदारी साहब मजे हुए सीनियर सियासतदान है, रेल जेल देखा हुआ है, 11-11 साल बल्कि उससे भी ज़्यादा जेल, न किए हुए सज़ाओं की, गुनाहों की सज़ा काटना और एक हिम्मत के साथ। तो बहरहाल उनका तजुर्बा, वो शऊर इतना है, कोई भी चीज़ ऐसे बेसलेस या हवा में वो शेख रशीद साहब की तरह या दूसरों की तरह नहीं कहते। दूसरी चीज़ ये कि एक पेज का जब रटा पिटाया कि भाई हमारे लगाते हैं, तो मतलब तो कोई रंधणे में रोला है, किचन में कोई रोला है, और एक पेज ये इदारे हम सब के हैं। आमरीती अदवार में नौयत दूसरी थी, अब हमारे इदारों के सामने भी दफाई मामलात के चैलेंजेस, एक्सटर्नल चैलेंजेस इतने हैं, इंटरनल भी, अब किस जो नाम ले हम, तो वो इतने हैं कि वो उनको बार बार घसीटना, बार बार फिर आपको जरदारी साहब को कौन कहता है कि मुल्क को चलाने का फॉर्मूला बना दें, जिनको जरदारी साहब ये जवाब देते हैं कि पहले इस हुकूमत को घर भेजें? नहीं, वो तो सबके सामने है कि पीटीआई जिस नहज पर इस मुल्क को लेकर आई है, खारजी मामलात हो, मैं जरा सुना देती हूँ साहिबा, आपसे जवाब देती हूँ, वो जरदारी साहब का शॉर्ट जरा एक दफा सुना देते हैं, सुनाइएगा जी। ये आलम है कि वो फरमाते हैं कि आप आके मदद करें, हम कोई तरीका बनाएं, कोई फार्मूला बनाएं। मैंने कहा सर फार्मूला कोई नहीं है, तुम लोग के फार्मूले बना बना के मुल्क का तुमने ये खाना खराब किया है। अब सवाल सीधा है कि इसकी करो छुट्टी, फिर करो हमसे बात, फिर करेंगे हम, संभालेंगे। बिल्कुल पाकिस्तान संभाल सकते हैं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पाकिस्तान संभाल सकती है, संभालती रही है, और जब भी मुसीबत आई है पाकिस्तान पे तो हमेशा पीपुल्स पार्टी ने संभाला है। मैं इस बयान की बात कर रही हूँ ससी साहिबा कि वो कहते हैं कि जी आके बताएं मुल्क चलाने का फॉर्मूला, और मैं कहता हूँ कि पहले इनकी छुट्टी करें।
सादिया जी फरमाइए। किसी से भी आपने इस तरह नहीं, आपने इतना बार बार क्वेश्चन वही नहीं किया। मैं बता चुकी हूँ कि जरदारी साहब जब बात करते हैं हवा में तीर नहीं उछालते, जरूर उसके पीछे कोई ना कोई जो है वो चीज होगी तब उन्होंने बात की है, वो हल्की बात नहीं करते। दूसरी चीज ये कि हम बार बार एक पेज की बात नहीं करते, इदारे हमारे भी उतने हैं जितने आपके हैं, दूसरों के हैं। ये अगर जमहूरियत ये थोड़ी बहुत चल रही है, पीपल्स पार्टी की कुर्बानियां हैं, और इस दहशतगर्दी की जंग में हमारे जवानों ने भी कुर्बानियां दी है, जैसे मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा ने। हमारे इदारों को पीटीआई छोड़े, वो अपने काम करे। पीटीआई बार बार एक चीज जो एक पेज की रट लगाती है तो इसका मतलब ये होता है कि इदारों को ये अपनी छाप लगाने चाहते हैं। अदारे भी कुर्बानी दे रहे हैं, जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है। इस सियासी हुकूमत पीटीआई की उसमें इतना वो नहीं है, शऊर नहीं है अभी भी। दहशतगर्दी की जो लहर है उसमें भी जो रियासत का जो है कुछ ना कुछ हम देखते हैं कि वो डटी हुई है। पीटीआई की हुकूमत की पॉलिसीज जो है हमें उस तरह मजबूत नजर नहीं आती है। आई एम सॉरी बट आई हैव टू मेक इट क्लियर एंड से। अब भी बात ये है पीपल्स चलिए ठीक है, लेकिन आपने ये बात कही ना कि जरदारी साहब जो है वो हवा में बात नहीं कर रहे, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ होगा। तो वो अब्बासी साहब यही वाली वो फिर चीज नहीं आ जाती जिसका हसन साहब जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो आपके लोग हों जो जाके पता चलता है कि जी मुलाकातें कर रहे हैं, या फिर ये वाले बयानात आए तो फिर इनको भी कहना पड़ता है। देखिए जी, ये मेरा ख्याल था कि जब ISPR की खबर आ गई थी और जनरल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेहरबानी करके हमें इन्वॉल्व न करें, कोई डील नहीं हो रही है। ये डील की बातें कौन कर रहा था? ये इस मुल्क के वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि नारो हो रहा है, इसके कैबिनेट के लोग कह रहे थे कि डील हो रही है। उसके बाद अभी एक और नया इन्होंने शोशा छोड़ा, इन्होंने कहा 4 आदमी मुस्लिम लीग के नोट लाके जाके किसी से मिले। हमने कहा नाम बताएं मेहरबानी करें, और बंदे कौन थे, किससे जाके मिले, ये छुप के। ये सारी खबरें पहले वज़ीर आज़म साहब और उनकी टीम कहती रही है कि नारो मांग रहे हैं। सियासत में ड्रैग करते हैं ना आप लोग। देखें क्या करें, फिर सच छुपाएं, झूठ बोले। ये कह रहे क्या करें, फिर सच छुपाएं। चलें, आई हैव टू वाइंड अप हियर अनफॉर्चुनेटली, आई रन आउट ऑफ टाइम। बहुत शुक्रिया हसन खाबर साहब आपका, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब और सेनेटर शशि पलेजो साहब आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।